तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमने देखा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा सिलेबस है जो हमें फॉलो करना है, ये सारी चीज हमने चैप्टर 1 में कवर की। देन उसके बाद हमने देखा चैप्टर नंबर 2 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके अंदर हमने देखा कि साइंटिस्ट लोग का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस सब्जेक्ट में। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हमने चैप्टर 2 में कवर की और फिर आज हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 3 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, मैं हूं शिशिर मजूमदार और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. सो मटेरियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें, बेसिकली इट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कंट्रोल द मटेरियल एट द कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में कितना मटेरियल आएगा, उसे कहाँ रखा जाएगा, उसमें से कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कब उसका हमको सेकंड ऑर्डर प्लेस करना है, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि मटेरियल मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल द मटेरियल एट द कंस्ट्रक्शन साइट। अब सवाल ये आता है कि मटेरियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्या कारण है मटेरियल के मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखो, मटेरियल को मैनेजमेंट करना है तो उसके पीछे सिर्फ दो मेन बात है। सबसे पहली चीज कि आपका प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के चले। ठीक है, ऑब्वियस ही चीज है, मटेरियल की अगर कमी आ जाएगी तो आपके प्रोजेक्ट में क्या होगा, डिले होगा। बेसिकली हमारा मेन इंटेंशन क्या है मटेरियल के मैनेजमेंट का, कि मटेरियल मैनेजमेंट से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिना डिले हुए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपका प्रोजेक्ट अगर राइट टाइम पे कंप्लीट हो जा रहा है तो इससे सबसे ज्यादा अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो वो है कि आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब आप काफी हद तक के लो कॉस्ट पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। दिस इज टू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखना है कि मटेरियल मैनेजमेंट करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सही टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके बिना किसी रुकावट के, और सेकंड चीज कि उसमें हमारा कम से कम कॉस्टिंग लगे। इसी चीज को मैंने 5R कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 5R कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो, ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट कहा है, ये 2 पॉइंट कब अचीव होंगे? ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट सही टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए और उसमें उसकी कॉस्टिंग भी कम से कम आए। ये 2 चीज अचीव कब होंगे, उसको मैंने यहाँ पे 5R कॉन्सेप्ट से समझाया। 5R कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन राइट क्वांटिटी। ठीक है, राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस इन राइट टाइम फ्रॉम राइट सोर्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि सही क्वालिटी का मटेरियल सही क्वांटिटी में सही जगह पे सही समय पे फ्रॉम राइट सोर्स, यानी हमारा जो सप्लायर है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो ऑब्वियस है कि आपका जो मटेरियल है आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, सही टाइम पे मिल जाएगा, सही टाइम पे अवेलेबल होगा, आपका प्रोजेक्ट पे कहीं भी रुकावट नहीं आएगी और सही टाइम पे वो मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपका कॉस्टिंग भी क्या होगा, उसमें रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा उसको समझते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट करना है अगर हमें, तो मटेरियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है पहले वो समझते हैं। उसके बाद में आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि हम कॉस्टिंग को कैसे रिड्यूस करेंगे इसमें। तो मटेरियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? मटेरियल मैनेजमेंट 2 तरीके से किया जाता है। सबसे पहली चीज कि हमें कब मटेरियल को ऑर्डर करना है, ठीक है, यानी कब मटेरियल बुलाना है और कितना मटेरियल बुलाना है। ये 2 मेन पॉइंट है, ध्यान से समझो ये पॉइंट को, कि अगर आपको किसी भी मटेरियल को मैनेज करना है, देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे नंबर ऑफ मटेरियल होते हैं, वहां पे आपको ब्रिक्स भी यूज करना होता है। एक छोटे लेवल पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग को बनाते टाइम पे हमें वहां पे ब्रिक्स का भी यूज आएगा, हमें वहां पे एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे हमें सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, वहां हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो मेजर मटेरियल हो गए। इसके अलावा बहुत से माइनर मटेरियल्स भी होंगे, लाइक आपको डोर, विंडो एंड ऑल, वो सारी चीजों की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब पॉइंट ये आता है कि इन मटेरियल को हम मैनेज कैसे करेंगे। तो इन मटेरियल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला, कि हमें उन मटेरियल को कब बुलाना है, कब उनका ऑर्डर प्लेस करना है, कब राइट टाइम होगा उन ऑर्डर को प्लेस करने का। सेकंड, कितने अमाउंट में वो मटेरियल बुलाना है। समझ पा रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज
50 नंबर ऑफ बैग्स बुलाया सीमेंट के, ठीक है। अब ये 50 नंबर ऑफ बैग्स जो मैंने सीमेंट के ऑर्डर किया है, मैं उसे यूज कर रहा हूं, तो वो कौन सा राइट टाइम होगा कि जब मुझे सेकंड ऑर्डर प्लेस करना है? मुझे वो 20 बैग्स के बाद में सेकंड ऑर्डर कर देना चाहिए, मुझे वो 30 बैग्स के बाद में सेकंड ऑर्डर कर देना चाहिए, या मुझे वो 40 बैग्स के बाद में सेकंड ऑर्डर कर देना चाहिए? सो बेसिकली मुझे नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है, कब बुलाना है, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और सेकंड कि मुझे कितना बुलाना है, कि नेक्स्ट जो ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा उसमें क्या मुझे 50 बैग्स बुलाना सही है, या मुझे 60 बैग बुलाना सही है, या मुझे 70 बैग बुलाना सही है, कितना अमाउंट में मुझे नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। सो आज का जो ये वीडियो है हमारा, ये मैंने इसे मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्प्लिट इसीलिए किया है क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम समझेंगे कि हमें मटेरियल कब बुलाना है, ठीक है, और पार्ट 2 में हम समझेंगे कि हमें मटेरियल कितना बुलाना है। सो आज का ये वीडियो जो है वो हमारा पार्ट 1 है, इसलिए हम इसमें समझेंगे कि हमें मटेरियल कब बुलाना है, कब हमें सेकंड ऑर्डर प्लेस करना है, कौन सा राइट टाइम होगा हमें सेकंड ऑर्डर प्लेस करने का, लाइक थर्ड ऑर्डर प्लेस करने का, या नेक्स्ट टाइम हमें मटेरियल अगर बुलाना है तो हम कब मटेरियल बुलाना हमारे लिए सही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम आज के वीडियो में समझेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि कितने अमाउंट में मटेरियल बुलाना है। तो कब मटेरियल बुलाना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी का ही मतलब होता है मटेरियल, इन्वेंटरी का ही मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। अब मैं इन्वेंटरी वर्ड यूज करूं, या मैं मटेरियल वर्ड यूज करूं, या मैं स्टॉक मटेरियल यूज करूं, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इन्वेंटरी कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि आपको मटेरियल कब बुलाना है। और ये जो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है, ये होता है कि कितने अमाउंट में आपको मटेरियल बुलाना है। तो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 1 में हम देख रहे हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है आपके सामने में कि इन्वेंटरी कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है। तो देखो, अगर सपोज कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, एक घर बन रहा है या आप ही का घर बन रहा है। सो घर बनाते टाइम पे हमें पता है कि हम शुरू में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम एस्टिमेट बनाते हैं। उस एस्टिमेट में हमको क्लियर हो जाता है कि हमको पूरे प्रोजेक्ट में टोटल, चलो सीमेंट बैग की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1000 सीमेंट बैग लगेंगे, ठीक है। तो क्या 1000 सीमेंट बैग मैं इनिशियली पूरा एक साथ बुला लूंगा, ये सही है? नहीं है सही, ठीक है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर मैं 1000 बैग अगर शुरू में ही बुला लूंगा तो उसके पीछे मुझे क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या चीज मुझे उसमें इन्वॉल्व, मैं क्या क्या चीजें वहां पे इन्वॉल्व कर रहा हूं। देखो, अगर मैं एक साथ 1000 बैग बुलाऊंगा तो वो कहलाएगा ओवर स्टॉक। ओवर स्टॉक कैसे कहलाएगा कि जब कभी आप ओवर स्टॉक करोगे तो ऑब्वियसली चीज है कि आप इनिशियल लेवल पे क्या कर रहे हो, उतना सारा कैपिटल उस पर्टिकुलर चीज के पीछे इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक है। अगर आप उतना सारा कैपिटल उस पॉइंट पे, उस मटेरियल के पीछे 1000 सीमेंट बैग में अगर आप उतना कैपिटल अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको तो उसके बाद में सैंड भी बुलाना है, आपको एग्रीगेट भी बुलाना है, तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ जाएगा कैपिटल का, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आएगा कि आपका कैपिटल जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका डिसएडवांटेज ओवर स्टॉक का, कि अगर आप ओवर स्टॉक कर ले रहे हो तो आपके पास में पॉइंट ये आएगा कि आप उस स्टॉक को रखोगे कहाँ, उस मटेरियल को डंप कहाँ करोगे। आपकी जो साइट है जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस साइट में तो स्पेस जो है वो आपके पास लिमिटेड है। अगर आपको उतना सारा मटेरियल डंप करना है तो आपको और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और स्पेस का मतलब क्या हुआ कि आपको और वहां पे कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा सो दैट कि आपके पास और स्पेस आ जाए ताकि आप उस 1000 बैग को वहां पे रख सको। तो आपको अगर आप कभी भी ओवर स्टॉक कर रहे हो तो दूसरा जो आपके लिए माइनस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि आपके पास स्पेस की लिमिटेशन आ जाती है कि आप उस मटेरियल को उस स्पेस में कैसे रखोगे, ठीक है। तो आपके पास जगह की प्रॉब्लम आएगी। तीसरी चीज क्या आएगी कि आपने एक साथ तो 1000 बैग बुला लिया। अब 1000 बैग में जरूरी नहीं है ना कि आप, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन करना बहुत लंबी प्रोसेस है, तो आप 1000 बैग एक साथ बुला ले रहे हो। समय के साथ साथ क्या होगा, हो सकता है कुछ बैग फट जाए, हो सकता है कि कुछ बैग के सीमेंट जो है वो जम जाए, ठीक है, कुछ बैग खराब हो जाए, तो वियर एंड टीयर का वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो ओवर स्टॉक करना इज नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ओवर स्टॉक तो हम कर नहीं सकते। सेकेंड चीज आती है आपकी आउट ऑफ स्टॉक। अगर मैं एक साथ 1000 बैग नहीं बुला रहा हूं, अगर मैं एक टाइम पे सिर्फ 10 बैग बुला रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एक टाइम पे 10 बैग बुला रहा हूं, कम बैग बुला रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो इसमें एक और एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके वो 10 बैग जो है वो समय के पहले खत्म हो जाए और आपके पास इमरजेंसी आ जाए कि आपको सेकंड ऑर्डर बुलाना है। लेकिन आपके पास में जब वैसी इमरजेंसी आ रही है, आपके 10 बैग खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपका जो सेकंड ऑर्डर है वो आने में अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका काम रुक रहा है।
काम रुक रहा है तो आपके क्लाइंट के सामने आपकी इमेज कैसी बन रही है, खराब हो रही है, आपका गुडविल खराब हो रहा है। गुडविल का मतलब क्या होता है, बेसिकली गुडविल का मतलब होता है आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है मार्केट में। हो सकता है कि वो जो क्लाइंट है वो आपसे प्रोजेक्ट क्लोज करवा के किसी और को प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका लॉस ऑफ कस्टमर, कि आपका कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट जो है वो किसी और के पास शिफ्ट हो रहा है, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि आपका मैनेजमेंट करने का तरीका सही नहीं है। आपके 10 बैग आप फट से खत्म हो जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपको कब राइट टाइम है आपके पास में कि सेकंड ऑर्डर प्लेस करो। तो ये मैनेजमेंट अगर आपका यहाँ पे बिगड़ रहा है, अगर आप कम क्वांटिटी पे मटेरियल बुला रहे हो, तो सेकंड चीज तो ये भी आती है कि आप जितने बार मटेरियल बुलाओगे उतने बार आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, उतने बार आपको और भी कॉस्टिंग लगेगी। तो ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे सेटिस्फाइड ना हो, आपका काम रुक जाए, आपके लेबर बैठ जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा के कॉस्टिंग लग जा रही है। तो ये सब जो माइनस पॉइंट्स है ये सारे आएंगे आउट ऑफ स्टॉक होने के अंदर में, ठीक है। अब ये जो है थर्ड पॉइंट लिखा है फाइनेंशियल कॉस्ट ड्यू टू इमरजेंसी। तो क्या हो जाता है कि जैसे अगर मान लो 10 बैग खत्म हो गए, अब मेरे को अर्जेंसी है कि मुझे 5 कम से कम 5 बैग लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, लोकल मार्केट में सर्च करूंगा कि 5 बैग मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब जिसको पता है कि यार इस बंदे को जरूरत है, इमरजेंसी का टाइम है, तो ऑब्वियस वो रेट ज्यादा चार्ज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट ज्यादा चार्ज करेगा। ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग बढ़ा देंगे प्रोजेक्ट की। तो ये सारी कॉस्टिंग कहलाती है फाइनेंशियल कॉस्टिंग। तो इससे आपका क्या हो रहा है, फाइनेंशियल कॉस्टिंग आपकी बढ़ जा रही है। तो ये सारे माइनस पॉइंट आते हैं आउट ऑफ स्टॉक की वजह से। तो करेंगे क्या हम क्या करेंगे, हम तो 1000 बैग बुला रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ रही है, 10 बैग बुला रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ रही है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता ही कहलाता है, बीच के रास्ते को कहा जाता है ट्रेड ऑफ। हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, दैट इज ट्रेड ऑफ। इसी ट्रेड ऑफ को कहा जाता है इन्वेंटरी कंट्रोल। बेसिकली इन्वेंटरी कंट्रोल क्या हुआ, इन्वेंटरी कंट्रोल एक ये तरीका हुआ कि आप मटेरियल को सही टाइम पे, आप उस मटेरियल पे प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो। आपका पूरा ध्यान है कि कब मटेरियल खत्म हो रहा है, कब मटेरियल खत्म होने वाला है, खत्म होने से पहले आप उस चीज पे आपका अटेंशन है। तो आप क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ताकि फर्स्ट मटेरियल जब आपका खत्म हो रहा है तब तक के आपका सेकंड ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वर्क है वो स्मूथली चलेगा। तो इन्वेंटरी कंट्रोल इस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये चीज पॉसिबल कब तक है, ये सिर्फ उस हद तक पॉसिबल है कि अगर मटेरियल आपके पास में 1, 2 या 3 है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी एक रॉ मटेरियल पे ध्यान देना, या किसी हद हो गया तो चलो 2, 3, 4 मटेरियल पे आप ध्यान दे सकते हो एक टाइम पे। बट कंस्ट्रक्शन साइट पे देयर आर नंबर ऑफ मटेरियल्स, वहां पे आपको ब्रिक्स भी अवेलेबल, ब्रिक्स पे भी ध्यान देना है, दूसरे भी रॉ मटेरियल है लाइक सीमेंट है, एग्रीगेट है, सैंड है, डोर है, विंडो है, ठीक है, फर्नीचर के मटेरियल है, टाइल्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ मटेरियल। तो आप कैसे, आप तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप सारी चीजों पे एक साथ ध्यान दे सको। तो क्या वो तरीका है जिससे आप सारी चीजों पे ध्यान दे सकते हो, कौन सा तरीका है कि आप इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हो, कौन सा तरीका है कि आप मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो, इसी को कहा जाता है मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये तरीका है, आपको कुछ ऐसे टूल्स दिए गए हैं, आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स दिए गए हैं जिसके जरिए आप एक टाइम पे बहुत सारे मटेरियल पे आप अटेंशन दे सकते हो, बहुत सारे मटेरियल पे आप ध्यान दे सकते हो। सो क्या है वो टेक्निक्स, क्या है वो टूल्स जिसका यूज करके हम इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। सो देखो, ऐसे तो काफी सारी टेक्निक है, बट ये जो 4 टेक्निक है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब जो टेक्निक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इसमें भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो हम ये पूरी टेक्निक्स को एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। इन जो मतलब ये जो 4 टेक्निक है, इसमें हम बेसिकली क्लासीफाई कर रहे हैं मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि उनकी जरूरत कितनी है, जो चीज सबसे ज्यादा जरूरत है, कुछ चीजें हैं जो उससे कम जरूरत है, कुछ है जो सबसे कम जरूरत है, उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, इन टेक्निक्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं इस टेक्निक में। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एबीसी एनालिसिस की, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस, तो एबीसी का मतलब क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर में क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि हम पढ़ के चले जाते हैं एबीसी एनालिसिस, हम पढ़ के चले जाते हैं वेद एनालिसिस, हम पढ़ के चले जाते हैं हर टाइप के एनालिसिस को, लेकिन यहाँ पे उसने इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा था उस साल, आई थिंक 2017 का क्वेश्चन था कि फुल फॉर्म क्या है एबीसी एनालिसिस का, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस मतलब क्या हुआ, एबीसी एनालिसिस इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, ठीक है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब ये एनालिसिस किस पर बेस्ड होती है, मतलब
ये एनालिसिस जो है इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करती है। तो ये एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पे हमको दो चीज पे ध्यान देना है कि उस आइटम की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट की लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर मैं किसी ज्वेलरी शॉप में जा रहा हूं, ठीक है, या फिर मेरे पास में एसेट्स के रूप में मेरे पास डायमंड है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सिल्वर है, ठीक है, मेरे पास तीनों ही चीज अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आइटम की बात करूं तो ऑब्वियसली चीज है कि डायमंड जो है सबसे कॉस्टली है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, गोल्ड की उससे थोड़ी कम है, सिल्वर की उससे भी कम है, ठीक है। तो डायमंड की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसका नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जितना मेरे पास एसेट के रूप में मेरे पास जितना गोल्ड है, ऑब्वियस है कि उससे कम होगा डायमंड, क्योंकि डायमंड का क्या है, कॉस्ट ज्यादा है, उसका क्या है, वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, आपको वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करना है कि एबीसी एनालिसिस जो है इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ आइटम एंड नंबर ऑफ यूनिट। अब ऑब्वियस सी चीज है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जो जितनी महंगी चीज होगी, जिस आइटम का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उसके उतने कम यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्लासिफाई करके समझाऊं तो एबीसी एनालिसिस में हम जो ए बी और सी है इनका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट और यहाँ पे लिखा है वैल्यू। सो ए कैटेगरी में हम कौन सा मटेरियल रखेंगे, ए कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे मटेरियल मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए कैटेगरी के अंदर में हम कौन सा मटेरियल रखेंगे, हम उसके अंदर वो मटेरियल रखेंगे जिसकी यूनिट है 10%, मतलब कि उसकी यूनिट्स कितनी है, कम है, और उसकी वैल्यू क्या है, ओवरऑल टोटल वैल्यू का 70%। ओवरऑल टोटल वैल्यू का 70% मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास जो प्रॉपर्टी, अगर मैं जैसे डायमंड और गोल्ड का एग्जांपल दिया था आपको, तो डायमंड कितना कंट्रीब्यूट करता है, मेरी टोटल प्रॉपर्टी का 70%, ठीक है। मेरे पास टोटल एसेट जितना है, मेरे पास डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन तीनों को मिला के मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी बनती, जितना एसेट बनता है, उसका 70% कितना है, 70% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, डायमंड कर रहा है। मतलब वो क्या हो गया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम हो गया, ठीक है। सो 70% मतलब उसका वैल्यू कितना है, सबसे ज्यादा है, और यूनिट कितना है, कम है। तो आपको ना ये नंबर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछता है क्लासिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। एग्जाम में कैसा पूछेगा कि ए कैटेगरी के अंदर में जो मटेरियल होते हैं उनकी यूनिट परसेंट कितना होगा या उनका वैल्यू परसेंट कितना होगा, तो ऑब्वियसली चीज आपको ध्यान रखना है कि उनकी वैल्यू ज्यादा होगी और उनकी यूनिट्स कम होगी। बी कैटेगरी में कौन से मटेरियल होंगे, बी कैटेगरी के अंदर वो मटेरियल होंगे जिनकी वैल्यू ए कैटेगरी से थोड़ी सी कम होगी और यूनिट्स जो है वो ए कैटेगरी से थोड़े से ज्यादा होंगे, मतलब लाइक गोल्ड हो गया, यानी बीच का मटेरियल। फिर सी कैटेगरी में कौन सा मटेरियल आएंगे, सी कैटेगरी में वो मटेरियल आएंगे लाइक मिसलेनियस मटेरियल, जो हम कहते हैं कि जिसमें हमारे पास में वैल्यू तो काफी कम होती है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं उनका। तो अगर मैं एबीसी एनालिसिस को कंक्लूड करूं तो इसके अंदर में हम क्या देख रहे हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन हुआ है वैल्यू ऑफ आइटम एंड नंबर ऑफ यूनिट, ये दो बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि ए कैटेगरी के अंदर में कौन से मटेरियल है, वो मटेरियल है जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है और नंबर ऑफ यूनिट कम है। बी कैटेगरी में जिसकी वैल्यू ए कैटेगरी से थोड़ी सी कम है और यूनिट जो है, नंबर ऑफ यूनिट, वो ए कैटेगरी से थोड़े से ज्यादा है। और सी कैटेगरी के अंदर वो मटेरियल है लाइक मिसलेनियस मटेरियल है जिसके नंबर ऑफ यूनिट तो काफी ज्यादा है लेकिन वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो हमको ध्यान कहाँ रखना है कि ए कैटेगरी के ऊपर में हमको सबसे ज्यादा अटेंशन देना है, ठीक है। ए कैटेगरी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा अटेंशन देना है कि जैसे ही सपोज कि इसका स्टॉक खत्म होने पे आ रहा है उसके पहले ही हमें इस चीज को ऑर्डर दे देना है ना। हमारा जो ज्यादा अटेंशन होगा वो किस पे होगा, ये क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें किस मटेरियल पे कितना ज्यादा ध्यान देना है। तो ए कैटेगरी के मटेरियल में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद बी कैटेगरी पे, उसके बाद में मिसलेनियस मतलब सी कैटेगरी पे ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका एबीसी एनालिसिस। इसी टाइप से आपका सेकंड जो टेक्निक आता है वो आता है एफएसएन। एफएसएन का मतलब क्या हुआ, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब वो हुआ कि जिसकी खपत ज्यादा है, खपत मतलब क्या हो गया कि जिसका यूजेज जो है जिसका ज्यादा है, जो मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है हमारा, वो हो गया हमारा फास्ट मूविंग। जिसका थोड़ा कम हो रहा है दैट इज स्लो मूविंग, और जिसका बहुत ही कम हो रहा है दैट इज नॉन मूविंग। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन जो है ये किस बेसिस पे हुआ है, दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कितना उसका यूज हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके यूसेज की, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम एफएसएन
का क्लासिफिकेशन, एफएसएन टेक्निक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। जो भी मटेरियल अगर ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है दैट इज फास्ट मूविंग, जो से थोड़ा कम हो रहा है स्लो मूविंग, और जो बहुत ही कम हो रहा है वो नॉन मूविंग। ठीक है, तो आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, अगेन फास्ट मूविंग पे आपको ज्यादा टेंशन देना है, ज्यादा ध्यान देना है आपको फास्ट मूविंग मटेरियल पे, देन स्लो मूविंग पे, देन नॉन मूविंग पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एग्जांपल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्यों नहीं दे रहा हूँ। सो देखो क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। कहीं पे अगर रेलवे ट्रैक का काम है या रेलवे का काम है तो वहां पे उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे चेंज हो जाएगा। देन हाईवे पे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ हाईवे प्रोजेक्ट पे, तो हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसके जो मटेरियल्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, जिनके ऊपर हमें अटेंशन देना है, वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होते जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि क्लासिफिकेशन में अगर मैं इसकी बात करूं तो फास्ट मूविंग के अंदर में हमको ज्यादा ध्यान देना है, उससे थोड़ा कम स्लो मूविंग पे देना है, उसके बाद में नॉन मूविंग पे देना है। सिमिलरली हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, वो टेक्निक है एचएमएल। एचएमएल का मतलब क्या हुआ, एचएमएल टेक्निक का मतलब हुआ हाई, मीडियम एंड लो। हाई, मीडियम एंड लो मतलब क्या हुआ कि हाई कॉस्ट यानी जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, मीडियम कॉस्ट, देन लो कॉस्ट। तो हमको ज्यादा ध्यान किस पे देना पड़ेगा, ऑब्वियस है जो चीज महंगी है उस पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी हाई कॉस्ट पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद में हमको मीडियम कॉस्ट पे देना है, उसके बाद हमको लो कॉस्ट पे देना है। अगेन यहाँ पे एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखो कि एचएमएल और एबीसी इन दोनों में हम जो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन वो कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आइटम पे। यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ आइटम है कि जो चीज ज्यादा महंगी है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट मतलब वही हुआ वैल्यू ऑफ आइटम। बट दोनों में डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ आइटम यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम टोटल वैल्यू कर रहे हैं, मतलब कि मेरे पास टोटल एसेट जितना था उसमें से डायमंड जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट हम किसको ले रहे हैं, टोटल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। और यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो हम कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं। लाइक बेसिकली होना वो ये, अब एक यूनिट की कीमत अगर ज्यादा है तो ओवरऑल उससे बनना है, लाइक एक डायमंड की कीमत अगर ज्यादा है तो 10 डायमंड की भी ज्यादा ही होगी टोटल। ठीक है, लेकिन हमको ये थेरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि एचएमएल जो होती है टेक्निक, इसके अंदर में जो कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पे एक यूनिट के कॉस्ट के हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, और वहीं पे एबीसी एनालिसिस के हम टोटल वैल्यू को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम टोटल वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल एक आइटम की वैल्यू देख रहे हैं, एक आइटम का कॉस्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो गया क्लासिफिकेशन, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट। ज्यादा ध्यान किस पे देना है हमको, हाई कॉस्ट पे, फिर देना है मीडियम कॉस्ट पे, फिर उसके बाद हम देना है लो कॉस्ट पे। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो आती है आपकी वेद एनालिसिस। वेद एनालिसिस क्यों, लाइक वी का मतलब क्या हो गया, वाइटल, ई फॉर एसेंशियल, डी फॉर डिजायरेबल, यानी वाइटल आइटम, एसेंशियल आइटम एंड डिजायरेबल आइटम। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी। जो मटेरियल जितना ज्यादा क्रिटिकल है उसके ऊपर हमको ज्यादा अटेंशन देना है, जो मटेरियल जितना कम क्रिटिकल है उसके ऊपर हमको कम अटेंशन देना है। वाइटल आइटम क्या होता है, सबसे मोस्ट क्रिटिकल आइटम। ठीक है, यानी जो सबसे कीमती सामान है, जो सबसे क्रिटिकल आइटम है, सबसे ज्यादा उस पर हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा अटेंशन देना है। एसेंशियल मतलब जो कि ठीक है कि हाँ क्रिटिकल तो है बट उतना ज्यादा नहीं है जितना वाइटल है। ठीक है, यानी मीडियम रेंज का, तो अगेन उस पर हमको थोड़ा कम देना है। और उसके बाद में आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमारा काम रुक जाएगा, तो इस चीज पे हमको थोड़ा कम अटेंशन देना है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं टेक्निक में, हम यहाँ पे मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ही तो यही होता है कि मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टास्क है, लेकिन कौन सा टास्क हमारे लिए प्रायोरिटी में है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी में, कौन सा थर्ड प्रायोरिटी में, हम यही इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मटेरियल को भी उसी नजरिए से देखना है कि जो मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको उसके ऊपर ज्यादा टेंशन देना है, जो मटेरियल थोड़ा कम वैल्यू करता है, जिसकी कॉस्टिंग कम है, जो थोड़ा कम अमाउंट में है, ठीक है, जिसके अमाउंट कम है उस पर हमको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। तो ये चारों मेथड्स में, चारों टेक्निक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए जो है वो है एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं आज के वीडियो को, तो हमने सबसे पहले देखा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कि मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो मटेरियल मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कंट्रोल द मटेरियल एट द कंस्ट्रक्शन साइट। क्यों किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो प्रोजेक्ट है उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए, वो ऑन टाइम खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए वो प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग जो है प्रोजेक्ट की वो कम से कम है। उसके बाद में हमने देखा कि
मटेरियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें हमको 2 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है कि कब मटेरियल को बुलाना है और कितना मटेरियल बुलाना है। कब बुलाना है मतलब इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है। कब बुलाने से ऐसा आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे कि जो मटेरियल सबसे ज्यादा था हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया, तो हमको पता है कि वो मटेरियल लाइक अभी खत्म हो रहा है तो हमको अब इसे ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा अटेंशन उस पर ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कब बुलाना है का आंसर हमको यहाँ पे मिल गया, दैट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे हम उसके अंदर हम देखेंगे ईओक्यू, और ईओक्यू में हम समझेंगे कि कितना मटेरियल बुलाना है। लाइक सीमेंट बैग है तो कितना नंबर ऑफ सीमेंट बैग इज दी ऑप्टिमम वैल्यू, कि हमें हाँ ठीक है इतना बुलाएंगे तो हमको कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ेगी। ये सारी चीज हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी टेक्निक्स आपको क्लियर हो गई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब यहाँ से हम एक एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करते हुए चलेंगे। सो वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए, आप अपडेटेड रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।